विद्या भारती। नामा सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यजीत कंगले से। हमारी बातचीत का जो विषय रहेगा दोस्तों वो है त्वचा संबंधी रोग। डॉक्टर सत्यजीत कंगले जी, विविध भारती के स्टूडियोज में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस मौसम में किस तरह के त्वचा के संबंधित जो बीमारियां हैं वो कौन से स्किन डिजीजेस कॉमन है, इसे हम लोग समझ लेंगे आज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही अपने विषय को पकड़ा है। और त्वचा संबंधी रोग जैसे कि आज की चर्चा का जो विषय रहेगा, इसमें सबसे पहले ये दिमाग में बात आ रही है कि त्वचा संबंधी रोग जो हैं वो कौन कौन से हैं, और खास तौर से हम जानना चाहेंगे मानसून के इस सीजन में कौन कौन से रोग त्वचा के प्रबल हो जाते हैं, विस्तार से बताइए। हाँ, तो जैसे कि ये सीजन भी मतलब मानसून सीजन है, इसमें हम लोग देखते हैं कि एटलीस्ट हमारे जो क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट जो है सिर्फ फंगल इन्फेक्शन के होते हैं, जैसे आजकल हम लोग दांत, खाज या खुजली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फिर जो बाकी के जो स्किन के डिजीजेस होते हैं जो कॉमनली हमारे पास में आते हैं, उसमें जैसे मुहासे, कील मुहासे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी भी कॉमन है और ये मानसून सीजन में भी काफी हद तक हमें ज्यादातर पेशेंट्स के दिखाई देते हैं। इसके अलावा पिगमेंटेशन भी इश्यू होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है मानसून सीजन में हमें लगता है कि जैसे पिगमेंटेशन इश्यू ये हमें होना चाहिए ज्यादातर समर सीजन में, लेकिन जब समर टू रेनी सीजन, ये जब इस माहौल में जब यूवी रेडिएशन की थोड़ी सी फर्क आती है तो कभी कभी पिगमेंटेशन इश्यू मानसून सीजन में भी काफी हद तक हमें दिखाई देती है। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिमाग में यूं उभरता है कि कुछ इलाके भारत के समुद्री इलाके हैं, समुद्र तटीय इलाके हैं, और कुछ जो हैं सूखे इलाके हैं। तो त्वचा संबंधी रोग जब पूरे शरीर में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं या उनका असर होता है, तो ये दोनों प्रकार के इलाकों में अलग अलग ढंग से लक्षण दिखाई देते हैं या एक जैसे होते हैं? हाँ, लक्षण भी अलग होते हैं और जिस किस्म के पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, अभी जैसे उदाहरण तौर पे अगर हम लोग फंगल इन्फेक्शन ले ले तो फंगल इन्फेक्शन भी जो है तो जो ड्राई सीजन में जिस तरह से दिखाई देते हैं या फिर जिस शरीर के भाग पे आते हैं वो अलग होते हैं, और जो कोस्टल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनके यहाँ पे दिखाई देने वाले फंगल इन्फेक्शन के भी जो सिम्टम्स है या लक्षण है वो अलग किस्म के होते हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या त्वचा पर कुछ खास ऐसा असर होता है कि एक लाल हो जाती है या क्या लक्षण दिखाई देता है? तो सबसे कॉमन जो हम लोग आजकल टीवी पे भी देखते हैं या फिर काफी न्यूज़पेपर में दिखाई देता है, तो फंगल इन्फेक्शन जिसे कॉमनली रिंग वर्म कहते हैं। तो ये नाम से ही प्रचलित इसके लिए हुआ है कि वो रिंग की तरह, मतलब एक सर्कुलर रिंग की तरह जो त्वचा है वो लाल हो जाती है, उसके साथ में खुजली आने लगती है और त्वचा किसी किसी रूखी सूखी भी होने लगती है और रिंग की तरह हुई वो फैलने लगती है। मतलब सेंटर में होता है, फिर सेंटर से वो पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ जाने लगता है, और इस तरह से ये जो डिजीज है ये पेशेंट्स खुद ही समझ पाता है कि ये रिंगवर्म हो चुका है। उसका जो लक्षण है उतने साधारण है, इसकी वजह से ऑफ कोर्स कुछ कुछ जगह पे उसके लक्षण अलग हो सकते हैं। हमें लगता है कि जैसे रिंगवर्म सिर्फ स्किन की बीमारी है, लेकिन स्किन के साथ में बालों पे और नाखूनों पे भी आती है, और ये जो लक्षण है बहुत बार बहुत जरूरी होता है देखना, क्योंकि बहुत बार हम लोग स्किन के जो फंगल इन्फेक्शन है वो तो आसानी से ट्रीट कर लेते हैं दवा देने से, लेकिन उसका जो सोर्स होता है बहुत बार उसका सोर्स होता है पेशेंट के खुद के नाखून या बाल। तो उसे भी ठीक करना बहुत जरूरी है। अच्छा, नहीं तो फिर री इन्फेक्शन होने के वापस चांस बढ़ जाते हैं। यानी वो ठीक होने के बाद फिर से हो सकता है? फिर से हो सकता है, हाँ।
ये बहुत अच्छी बात बताई। हम अपनी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और भी बातें करेंगे त्वचा संबंधी रोग विषय पर। यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुन लेते हैं, कैसा रहेगा? हाँ, तो जैसे मैं जो पसंदीदा ये है कुमार सानू जी, तो उनका एक गाना हम लोग सुन लेते हैं आशिकी फिल्म का, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सुनवाते हैं आपकी पसंद का कुमार सानू की आवाज में ये गाना। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर, मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं
डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया, एक सनम चाहिए चमड़ी पे, जिसकी वजह से वो ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। तो जैसे एक एनवायरनमेंट होता है कि अगर आपकी स्किन ह्यूमिड, जैसे आपने कहा कि अगर बारिश का मौसम है या फिर जैसे हम लोग अगर नहा के निकले और अगर हमने शरीर बरा से पहुंचा नहीं है, तो जैसे कुछ कुछ अंगों में वो जो ह्यूमिडिटी है वो रह जाती है। जैसे फोल्ड्स में, जैसे जांग में हो गया या कांख में हो गया, ये फोल्ड में कैसा है कि नमी रह जाती है बेसिकली। तो नमी के कारण रिंगवर्म के जो इन्फेक्शन है ना, उसके लिए काफी एक अच्छा वातावरण बन जाता है, जिससे वो फैलने लगता है। सपोर्ट मिलता है। राइट, जिन्हें सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो फैलने लगता है। इसके लिए सबसे कॉमन जो प्रकार है रिंगवर्म का, जिसको हम लोग टीनिया क्रूरिस कहते हैं, ये जांघों से शुरू होता है। जांघों से होता है, फिर बाकी के फोल्ड्स में, जैसे आर्मपिट्स में भी आने लगता है, वहां से शुरू होके फिर बाद में बदन पे फैलने लगता है। बदन पे आता है तो इसे हम लोग टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। फिर बाद में वही अगर आगे चल के हमारे चेहरे पे, आजकल चेहरे पे, पहले हम लोग चेहरे पे इतना कॉमन नहीं देखते थे, लेकिन आजकल चेहरे पे भी आने लगा है। चेहरे पे आया तो उसको फेशिया कहते हैं, बियर्ड पे आ गया तो बार्बे कहते हैं। तो इस तरह से उसके अलग अलग जो प्रकार है वो किस अंग या भाग पे आया हुआ उसके ऊपर निर्भर करता है। जी। अच्छा, ये जो लक्षण की बात चल रही है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके मरीज जब आपके पास आते हैं तो प्रारंभिक लक्षण, प्रथम दृष्टया जो होता है, वो देख के आप क्या महसूस करते हैं, क्या होता है वहां? जैसे आपने मुझे पूछा कि चमड़ी पे किस तरह से हम लोग डायग्नोस करते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं, तो बहुत बार तो ये है कि हमें हमारी जो ट्रेंड आंखों से हम लोग आसानी से बता पाते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं, क्योंकि काफी समय से हम लोग वही देखते आ रहे। कुछ आप समझ लीजिए 5 से 10% लोगों में कभी कभी हमें मुश्किल आती है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट बाहर से ओवर द काउंटर क्रीम्स लेके आते हैं, जो केमिस्ट से जो हम लोग ओवर द काउंटर हमें मेडिसिन मिलती है, क्रीम मिलती है, वो लगा के आते हैं, जिसकी वजह से उसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब जिस तरह से वो चमड़ी पे दिखता है ना, वो नॉर्मल फंगस की तरह नहीं दिखता है। तब शायद हो सकता है कि हम एग्जैक्टली डायग्नोसिस कर नहीं पाए कि फंगल इन्फेक्शन है या एलर्जी है, जिसे हम लोग एक्जिमा कहते हैं, या सोराइसिस का प्रकार है। उस तरह से भी अलग अलग लक्षण दिखने जैसे लग सकते। उस समय पे क्या होता है कि हमें एक बहुत ही मामूली टेस्ट होती है, जैसे जिसको हम लोग स्किन स्क्रैपिंग कहते हैं, मतलब चमड़ी का जस्ट ऊपर का हिस्सा हम लोग लेते, जो डेड स्किन लेयर होता है, तो उसमें दर्द वगैरह कुछ भी नहीं होता है, और इजीली 1 या 2 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है। तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि फंगस है या कोई और चीज है। अच्छा। तो इस तरह से मतलब काफी आसान है, मतलब अगर आप देखना जाए ना, तो फंगल इन्फेक्शन डायग्नोस करना काफी आसान है हमें। वो स्लाइड टेस्ट होता है। स्लाइड टेस्ट, राइट। जी हाँ। और इसके अलावा हम प्रकारों की बात करें डॉक्टर साहब, तो आप अपने जीवन काल में खासतौर से जितनी भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो कितने प्रकार के आपने पाए हैं? हाँ, तो स्किन के फंगस इन्फेक्शन भी 3 कॉमन कैटेगरीज के हैं। तो एक को हम लोग पिट्रियासिस कहते हैं, फिर दूसरा जो फंगस है कैंडिडा भी बहुत लोगों में प्रचलित है, और तीसरा जो है रिंगवर्म या डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन। तो फिर डर्मेटोफाइट में भी अगर हम लोग जाए तो जिस अंग के पे वो फंगस इन्फेक्शन आता है ना, उसके हिसाब से उसको अलग अलग प्रकार या नामे दिए गए हुए। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन है जो जांग में आने वाली फंगस है, इसे हम लोग टीनिया क्रूरिस कहते हैं। अगर सिर पे आ गया तो सिर पे आने वाले को टीनिया कैपिटिस कहते हैं। नाखून पे आ गया तो उसको अंगुअम कहते हैं। हाथ और पैर पे आ गया तो उसे मैनम या पेडिस कहते हैं। अब ये जरूरी क्यों है ये जो अलग अलग प्रकार को याद रखने में, क्योंकि जिस तरह से वो स्किन पे या चमड़ी पे आता है उसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। अच्छा। जैसे आपने पहले पूछा कि किस तरह से रिंग की तरह दिखता है, जैसे मैंने भी आपको अभी बताया था कि यस, रिंग की तरह दिखता है और फैलते रहता है, अंदर से बाहर की तरफ फैलते रहता है। अभी वही फंगस जब बालों पे आता है, जैसे सिर के बालों पे जब आता है ना, तो उस तरह के लक्षण नहीं होते उसके। उसके लक्षण, जो कॉमन लक्षण है वो है कि वहां का जो बाल है, बाल ही झड़ जाते हैं वहां पे। अच्छा। और ब्लैक डॉट्स दिखते हैं वहां पे, ये एक प्रकार है। फिर बच्चों में पाया जाने वाला और एक क्रियॉन का प्रकार है, जिसमें काफी हद तक ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे बॉयल या एक किस्म का इन्फेक्शन हो चुका है। जो फंगल एक्चुअली होता है फंगल इन्फेक्शन, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ के उसको बहुत बार ट्रीट किया जाता है, लेकिन उसको होता है फंगल इन्फेक्शन, तो आइडियली उसको प्रॉपर एंटी फंगल क्रीमें देनी चाहिए। फिर नाखून, बहुत बार लोगों को लगता है नाखून में जो फंगस आता है तो जैसे ऊपर की जो नाखून है, नाखून थोड़ा सा बाहर निकलना, नाखून के अंदर की जो चमड़ी है वो मोटी हो जाना, उसका कलर चेंज होना, मतलब ब्लैक येलो इस तरह से हो जाना। बहुत बार पैर के नाखून पे जब फंगस आता है तो लोगों को लगता है शायद उन्हें कुछ लगा होगा जिसकी वजह से नाखून में चेंजेस हो गए, और बहुत बार वो ध्यान नहीं देते। लेकिन यही नाखून का जो फंगस है ना, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है बाकी के बदन पे आने वाले फंगस का। अच्छा।
तो उसे अगर जांग में हो रहा है, कांख में हो रहा है, पेशेंट ट्रीटमेंट सही तरह से ले रहा है डॉक्टर से, डॉक्टर भी सही तरह से ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन अगर उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नाखून है या फिर कोई और नेल इन्फेक्शन है तो बढ़ता जाएगा, तो वो वहां से वापस उसको आते जाएगा। तो उसका परमानेंट क्योर जो हम लोग समझते हैं ना, उस तरह से होना कभी कभी संभव नहीं होता है। अच्छा, तो ये देखना भी जरूरी है कि फंगस सिर्फ स्किन पे है या बालों पे भी आया हुआ है और नाखून भी इन्फेक्टेड है कि नहीं। जी, तो अब हम चाहेंगे कि फंगल इन्फेक्शन के बारे में और भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन संगीत की बात यहाँ हो जाए। अपनी पसंद का अगला गाना कौन सा बजा रहे हैं आप? मुझे किशोर कुमार जी का बहुत एक गाना पसंद है, कटी पतंग फिल्म का, प्यार दीवाना होता है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर खजीला चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर खजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। वो छलक जाता है जो पैमाना होता है,
खुशी से हर गम से बेगाना होता है। डॉक्टर साहब, गाना आपने बहुत अच्छा सुनवाया, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, लेकिन जो फंगल होता है वो भी इतना दीवाना होता है कि चमड़ी से चिपक ही जाता है। तो यहाँ कई लोगों की शिकायत होती है, खासतौर से पैरों के नाखून में, वो भी अंगूठे के नाखून में यदि इन्फेक्शन हो जाए तो वो फंगल इन्फेक्शन बहुत मुश्किल से जाता है या जाता ही नहीं है। कितना सच है ये आपने सही कहा कि पैर के नाखून का फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है कि जब हम लोग दवा खाते तो दवा जो शरीर से जो या फिर बाहर से क्रीम अगर लगाते ना तो चमड़ी की जो परख है बहुत पतली होती है, इसीलिए क्रीम आसानी से अंदर जाती है, अंदर जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है वहां पे उस पर काम करती है, उसको खत्म कर देती है। उसी तरह से अगर मैं गोली ले रहा हूँ तो गोली भी है अपने ब्लड वेसल्स के जरिए स्किन पे आके वहां पे काम करती है, लेकिन नेल का जो लेयर इतना मोटा होता है कि क्रीम पेनिट्रेट मतलब अंदर ही नहीं जा पाती। इसके लिए क्रीम बहुत बार मतलब मैं कह सकता हूँ कि इफेक्टिव नहीं होती। उसके लिए हमें मुंह से लेने वाली दवा लेनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन मुंह से लेने वाली दवा भी नाखून के अंदर पहुंचने में काफी समय लगता है। रेगुलर रेगुलर ले लंबे समय के लिए लेना पड़ता है, या फिर पल्स थेरेपी आ गई, लेकिन एनीवे उसके लंबे समय, जैसे अगर शरीर के फंगस के इन्फेक्शन के लिए 2 से 4 हफ्ता अगर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है तो वहीं पे नाखून के फंगल के इन्फेक्शन के लिए कभी कभी 3 से 6 महीने तक भी दवा लेनी पड़ती है। अच्छा, इतने लंबे समय के लिए दवा लेनी पड़ती है, तब जाके नाखून का इन्फेक्शन क्योर हो जाता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो हमें नाखून निकालना भी पड़ता है, तभी जाके फिर फंगस क्योर हो जाता है। केवल चमड़ी रहती है, हाँ, और उसको आप क्योर करते हैं, हाँ, ताकि वो जो लोशन वगैरह है वो अप्लाई अंदर, यस, नाखून निकाल लिया तो आप ऊपर से लोशन भी लगा सकते हो, टैबलेट का भी या कैप्सूल का भी इजीली असर हो जाएगा। नाखून तो वैसे भी बाद में उग जाएगा, नाखून आ जाता है। हाँ, नाखून तो उग जाएगा, तो उस समय के लिए क्रीमें और टैबलेट्स काम कर जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम समस्या है युवाओं में तो खैर होती है, युवा पीड़िकाएं बोलते हैं उसको, जैसे आपने एक्ने कहा पिंपल्स, था, हाँ। पिंपल्स। तो ये मुहासों की जो समस्या है ये इतनी कॉमन हो गई हैं कि लोग इसका ऐसा गंभीर इलाज करने पर जुट जाते हैं कि रातों रात काया पलट जाएगी। दरअसल ये क्यों होता है, इसका खास कारण क्या है? कुछ लोग बताते हैं पेट की गर्मी से, कुछ लोग कहते हैं कब्जियत से होता है, कुछ लोग कहते हैं कि तैलीय त्वचा से होता है। तो इसका कारण और लक्षण और इसका उपाय क्या है? ये जो पिंपल्स या एक्ने, जिसको हम लोग एक्ने वल्गैरिस कहते हैं, ये जनरली प्यूबर्टल एज में आते हैं, मतलब जब युवावस्था में आता है, तो 12, 13, 14 साल के आसपास। तो ये जो चेंजेस है ये हमारे शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। युवा होने के अवस्था में जब शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्किन के जो ऑयल ग्लैंड्स है वो काफी हद तक बढ़ने लगते हैं, उसमें से जो सक्रिय हो जाते हो, और उसकी वजह से स्किन पे एक बैक्टीरिया होते हैं जिसको पी एक्ने करके कहते हैं, तो उसकी भी मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है उस समय पे। और एक प्रोसेस है बहुत जरूरी है समझने के लिए कि जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जो हमारा हेयर फॉलिकल है, जहां से ये जो तेल है, ऑयल ग्रंथि से जो तेल निकलता है वो चमड़ी के बाहर आता है ना, उसका जो ओपनिंग है वो ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, रोम छिद्र बंद हो जाता है। रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिसे हम लोग कोमेडोन्स कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, या फिर कॉमन लैंग्वेज में ब्लैक हेड या व्हाइट हेड कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वो अभी छिद्र बंद हो गया, इसकी वजह से तेल बाहर नहीं आ पा रहा है, ऑयल ग्लैंड्स आपकी बढ़ रही है अंदर के अंदर, वहीं पे कभी कभी फट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो पनपने लगते, जिसकी वजह से रेड बॉयल्स या फिर मुहासे जिसे हम लोग कहते हैं ना, ये होते। तो अगर आप देखें तो उसके पहले जो लक्षण है वो एक्चुअली है कोमेडोन्स। तो कोमेडोन्स के स्टेज पे अगर आप उसे ट्रीट करें तो बहुत बार मुहासे आना भी रोक सकते हैं हम लोग, जी ऐसा, और ना कि मुहासे आने तक हम लोग रुके रहे। मतलब उसके पहले ही आपको रहना है। मुहासे आने पे भी ट्रीटमेंट काफी ऐसी भी ट्रीटमेंट है जिससे बहुत बार पेशेंट्स के जो सिम्टम्स है हमेशा के लिए क्योर भी हो जाते हैं। और जैसे आपने पूछा कि कुछ और कारण है क्या, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या ऑयली फूड हो गया। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट कहता है, कोई पेशेंट बहुत स्पेसिफिक होता है, वो कहता है कि अगर मैं चॉकलेट खाऊंगा या फिर एग खाऊंगा तो मुझे पिंपल्स आ जाते हैं। तो अगर पेशेंट को ऐसा लगता है तो तभी हम लोग रेस्ट्रिक्टेड डाइट कहते हैं। तो जनरली हम लोग डाइट के ऊपर ऐसा नहीं कहते कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, बट बाय एंड लार्ज जो भी जंक फूड है उसे अवॉइड करना अच्छा है वैसे। लेकिन कई बार ऐसा भी आपको लगता है कुछ मरीजों के लिए जब वो बात करते हैं आपसे तो माइंडसेट गेम होता है ये?
हाँ हाँ, तो कुछ कुछ मरीज होते हैं जिनको अगर आप डाइट के बारे में नहीं बताएंगे ना तो उनको लगता है जैसे ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है। तो दवा के साथ में फिर हम लोग उनके हिसाब से अगर लगता है कि कुछ डाइट का जो भी सजेशन देना है या सुझाव देना है तो हम लोग दे देते हैं उनको। ये बात हम पथ्य के बारे में जब जानेंगे और डिटेल में करेंगे। और फिलहाल आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुन लेते हैं। तो हम लोग मोहम्मद रफी जी का गाना सुनते हैं, जहाँ प्यार मिले, इस पिक्चर का। चले जा जहाँ प्यार मिले, सुनते हैं। चले जा जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। चले जा जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। चले जा जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। इतने बड़े जहां में कोई तो मीत होगा, इस गम की बांसुरी में कोई तो गीत होगा। इतने बड़े जहां में कोई तो मीत होगा, इस गम की बांसुरी में कोई तो गीत होगा। चले जा जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। चले जा जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी। है जिंदगी के राही, किस बात की है देरी। चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी। जिंदगी के राही, किस बात की है देरी। चले जा जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। चले जा जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। आवाज दे रही है मंजिल तुझे सुहानी। बढ़ता ही चल मुसाफिर, हर सांस एक कहानी। आवाज दे रही है मंजिल तुझे सुहानी। बढ़ता ही चल मुसाफिर, हर सांस एक कहानी। चले जा जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। चले जा जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। चले
जा चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही अच्छा सुनवा दिया, चले जा जहां। लेकिन फंगल को अगर ये बात बता दी तो वो वहीं चला जाएगा जहां उसे प्यार मिलेगा और खूब पनपने लगेगा। ये फंगल इन्फेक्शन का जो एक खास इन दिनों कारण बहुत प्रबल होते जा रहे हैं, कारण क्या है इसका? जैसे आजकल मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस एक प्रमुख कारण है। आजकल क्या हो गया है कि कुछ कुछ किस्म के फंगस, स्पेशली ग्रोइन में होने वाले फंगस जो है ना, उसका ये जो जिस तरह से आज हम लोग पहराव है, हमारा जो क्लोथिंग है, जैसे टाइट जीन्स हो गया, सिंथेटिक या नायलॉन से बने हुए कपड़े हो गए, लेगिंग्स हो गए, स्ट्रेचेबल्स हो गए, उसकी वजह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ह्यूमिड हो जाता है, मतलब नमी आसानी से रहती है। और सिंथेटिक क्लोथ्स की वजह से क्या होता है कि स्वेट भी आसानी से, पसीना जो है वो खींच नहीं पाता है कपड़ा। तो आप जैसे हमने पहले सुना कि जो उसका जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिड होता है फंगस को पनपने का, तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट या पर्यावरण मिल जाता है जहां से वो आसानी से फैलने लगता है, पनपने का माहौल मिल जाता है उसको, पनपने का माहौल मिल जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग दवा तो ले लेते हैं चमड़ी के फंगस को मारने के लिए, लेकिन कपड़ों पे जो फंगस है बहुत बार वो नहीं मर पाता है। हाँ। तो ये भी एक कारण है री इन्फेक्शन का। अच्छा। इसीलिए हम लोग फंगस को ट्रीट करते समय पे पेशेंट को ये भी कहते हैं कि सिर्फ दवाई नहीं खानी, आपको और भी कुछ ध्यान देना है। जैसे कपड़े जो है कॉटन के या सूती के एकदम लूज कपड़े पहनने चाहिए आपको। आपका कपड़ा, तौलिया, साबुन, ये चीजें आपकी अलग रखें, ना कि उसको बाकी फैमिली के साथ में उसको शेयर करें, क्योंकि उससे क्या है फिर फैमिली में फैलने का ये होता है। फिर और कुछ चीजें हैं जैसे ओबेसिटी, मतलब मोटापापन। तो मोटापा की वजह से भी स्वेटिंग जो है वो आसानी से, उन लोगों को स्वेटिंग भी ज्यादा होती है और फोल्ड्स में नमी के कारण वापस फंगस पनपने लगता है जी। फिर अंदरूनी अगर कुछ तकलीफ है जैसे डायबिटीज में हर किस्म के इन्फेक्शंस कॉमन है, उसमें से फंगल इन्फेक्शन भी कॉमन है। हाँ। और वो ट्रीट करना भी कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, फिर लंबा समय ले सकता है। जी। तो ये तो हुई वो बात, लेकिन चूंकि आपने कहा कि फंगल इन्फेक्शन जहां जुड़ा है शब्द संक्रमण, तो ये संक्रमण तो फैलता है। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए या उसकी वस्तु को टच कर लिया, छू लिया, उपयोग में ले लिया या उससे हाथ मिला लिया, तो भी ये फैल सकता है? नहीं, इतने आसानी से नहीं होता है हाथ फैलना, और ये वैसे नहीं फैलता है। लेकिन यस, जिसे हम लोग फोमाइट्स कहते हैं, फोमाइट्स मतलब ऐसे चीज जिसकी वजह से फंगस एक दूसरे से एक फैमिली में फैलता है। तो जैसे मैंने कहा कि कपड़े, इनर गारमेंट्स हो गया, तौलिया हो गया, जो लंबे समय के लिए हमारे कांटेक्ट में रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को फंगल है गर्दन के पीछे, हाँ, और वो सोया है और उसी तकिए की खोल आपको टच हो गई है, तो बेडशीट भी एक सोर्स है, फोमाइट हम लोग कहते हैं, जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर फैमिली में है और हम लोग सभी फैमिली को ट्रीट कर रहे हैं या फिर कुछ फैमिली मेंबर्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन एक का ठीक हो रहा है दूसरे को नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये भी सुझाव देते हैं कि आपके बेडशीट, पिलो कवर, इसको भी आप गर्म पानी में भिगो के रखिए जी, ताकि गर्म पानी की वजह से फंगस मर सके। और उसे अच्छी तरह से धूप में सुखाना है जी। और अगर सूख नहीं रहा, जैसे ये मौसम में सूखते नहीं कपड़े, तो इस्त्री आप घुमा लीजिए, तो गर्मी की वजह से जो कपड़ों का जो फंगस है ना वो नहीं फैलेगा, मतलब वापस मर जाएगा और वापस शरीर पे नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ एक प्रश्न और उभरता है, जैसे स्पाइडर है, हम बहुत ऐसे रूम में रहते हैं जहां थोड़ी नमी रहती है, बहुत दिनों के बाद वहां जाते हैं, सफाई नहीं हुई है, स्पाइडर घूम रही है, वो अपनी कुछ चीजों को, लार को छोड़ती हुई चली गई है, या वो बदन से चिपक गई है, या फिर कोई ऐसा और भी इन्फेक्शन हमें लग गया है, तो वो कारण बन सकता है फंगल इन्फेक्शन का? फंगस का कारण जो अगर वो त्वचा के कांटेक्ट में आता है, हाँ, जैसे अगर हम लोग देखें कि ये मौसम में बहुत बार दीवारों पे भी जो ग्रीन कलर का मॉस जमता है, हम लोगों ने देखा रहेगा कि बारिश की नमी की वजह से थोड़ा सा दीवार गीला हो गया वहां पे मॉस में, तो अलग किस्म के फंगस है, वो ह्यूमन फंगस के कैटेगरी में नहीं आते। जैसे वो फंगस के भी कैटेगरीज होती है जी, जो इंसानों पे होने वाले फंगस है वो अलग होते हैं, फिर प्लांट्स के जो फंगस है वो अलग होते हैं, और कुछ फंगस जो है वो इंसानों से इंसानों पे फैलते हैं, कुछ फंगस है जो जानवरों से इंसानों पे आते हैं, जिसे हम लोग जूफिलिक फंगस कहते हैं। तो जैसे अगर हमें कभी कभी सोर्स नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग ये भी पूछते हैं कि आपके घर में पेट एनिमल्स जैसे कुत्ता बिल्ली है कि नहीं, क्योंकि वो भी एक सोर्स हो सकता है पेशेंट्स के लिए फंगस होने का। अच्छा, ये जो नागिन करके बीमारी है महाराष्ट्र में खासतौर से सुनाई देता है शब्द, तो वो नागिन का जो फंक्शन होता है, हर्पीज होता है दरअसल या नागिन होता है?
नागिन तो एक कॉमन टर्म हो गया जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में हर्पिस कहते हैं, और ये हर्पिस का जो उसका भी एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं हर्पिस जोस्टर जी। तो हर्पिस जोस्टर मतलब नागिन, और हर्पिस सिंप्लेक्स है वो अलग किस्म की इन्फेक्शन है, उसको हम लोग नहीं देखते। तो हर्पिस जोस्टर जो है एक लोगों में डर रहता है कि नागिन हो गया मतलब जैसे पूरे चमड़ी पे गोल 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 ऐसा घूमते जाएगा, फिर मृत्यु हो जाएगा, फिर डेथ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो नागिन इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर हेल्दी इंसान में आया हुआ है ना, तो काफी एक लिमिटेड उसका ड्यूरेशन होता है, कालावधि होता है, जैसे 7 से 10 या 14 दिन तक रहता है। उसे हमें ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से कैसा होता है कि अगर उसको हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं तो कभी कभी नसों पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, सूजन ला सकता है जी, जिसकी वजह से पेशेंट को वहां पे ज्यादा समय के लिए दर्द रह सकता है। या जब कभी आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है, फिर फैल सकता है। और कुछ नागिन ऑर्गन पे डैमेज भी कर सकता है। जैसे अगर चेहरे पे आया हुआ नागिन ना कभी कभी आंखों के पलक पे, कॉर्निया पे भी असर कर सकता है, जिससे ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ओहो। फिर कुछ जैसे हर्पिस जो है अगर इंटरनल, अगर उसकी इम्यून सिस्टम काफी डाउन है तो कभी कभी ये ब्लड में के जरिए भी फैल सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस है। जैसे किसी को कैंसर है उसको नागिन हुआ है, या फिर किसी को और कोई बीमारी जैसे HIV हो गया, उसका इम्यून सिस्टम काफी डाउन है, उसी में होता है। लेकिन साधारण तौर पे इंसानों में जो हर्पिस है क्यूरेबल है। हाँ, क्यूरेबल है, 100% क्यूरेबल है। उसका बराबर से आइडियली विद इन 48 to 72 आवर्स ट्रीटमेंट चालू करना होता है जी, तो बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। अब ठीक हो जाएगा हमारे कार्यक्रम का माहौल आपके पसंद के एक गाने से। लता जी का गाना सुनते, मंजिल पिक्चर का, रिमझिम गिरे सावन। आइए सुनवाते हैं आपको। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। ला 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 पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था आंचल। ला 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 पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था आंचल। अब के बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। ला 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 इस बार सावन दहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है। ला 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 इस बार सावन दहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है। जाने पे के चल क्या पवन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, ला 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 ला। दोस्तों,
हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है त्वचा संबंधी रोग विषय पर चर्चा जारी है और इस समय अगला प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे ये है कि बालों की जो समस्या फैलती जा रही है इन दिनों में युवाओं में, किशोर अवस्था के जो हमारे युवा हैं उनमें भी, प्रौढ़ावस्था में भी ये जारी है, तो ये बाल झड़ने लग जाते हैं, ये भी त्वचा रोगों में ही समाहित है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, जैसे हमारे पास आजकल बाल झड़ने के या बाल गिरने के पेशेंट्स काफी यंग एज के पेशेंट्स आजकल आने लगे, या फिर हमने भी देखा या आपने भी तो काफी देखा होगा कि आज से समझो 30-40 साल पहले गंजापन जो होता था वो सिर्फ हम लोग एक पर्टिकुलर एज के बाद में 40-50 साल के बाद के लोगों में ही हमें दिखता था जी। लेकिन आजकल तो हमारे पास 20-25 साल के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें गंजापन दिख रहा है और कईयों में तो हेयर लाइन भी नहीं, हेयर लाइन भी नहीं होती है, बाल झड़ना तो हो ही रहा है, उसके बाद में गंजापन भी आ रहा है जो काफी हद तक आ रहा है। तो इसमें एक तो ये है कि हम लोग ऐसे मानते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो है जिसकी वजह से ये आजकल इतने कॉमनली दिख रहा है हमें इतने यंग पेशेंट्स में, या फिर आजकल जिस किस्म की हम लोग का खाना होता है, खुराक जो हम लोग कहते हैं, बाल भी अल्टीमेटली प्रोटीन से, तो अगर खुराक सही से नहीं मिल रहा है तो वो भी होता है कारण उसके झड़ने के। लेकिन जो सबसे कॉमन बीमारी है बाल झड़ने की, जिसको हम लोग मेल पैटर्न बालने से एंड्रोजेनिक जेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, इसके पीछे के जो दो मुख्य कारण है, जैसे उसके जेनेटिक या हेरिडिटरी फैक्टर अनुवांशिकता, और दूसरा है हार्मोन्स जी। तो हार्मोन्स तो हर एक इंसान में होता है मेल हार्मोन, लेकिन अगर अनुवांशिकता है तो चांसेस है उसके जल्दी झड़ने के और जल्दी गंजापन आने का। तो जनरली अगर फादर में या फिर मम्मी की तरफ से मामा में अगर बाल झड़ने की या फिर गंजेपन की शिकायत है तो बच्चों में होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा जो लाइफस्टाइल है, फिर आजकल लोग जिम में जाते हैं तो वहां से जो अलग अलग किस्म के सप्लीमेंट्स लेते हैं, या फिर कभी कभी मसल बिल्डिंग के लिए इंजेक्शंस लिए जाते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लिए जाते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ना, बालों का कमजोर होना और गंजापन आता है। अच्छा, तो ये क्या कहा जाता है इसको, उसकी आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसको? हम लोग इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस हम लोग कहते हैं, AGA या MPB कहते हैं। इसका इलाज जितने जल्द चालू करे उतना अच्छा है, क्योंकि क्या है कि एक बार गंजापन आ गया है तो हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट मतलब आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन पहले से अगर हम लोग ट्रीटमेंट करें तो इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, उसके बाद में मेडिसिन, लोशंस, ये सब लेने से काफी हद तक लोगों में बाल गिरना और झड़ना बंद भी हो सकता है। हम लोग आगे की तरफ ढकल सकते हैं, मतलब अगर उसको गंजापन आना है 30 साल की उम्र पे तो दवा शुरू करे तो उसको 35-40 साल तक उसको हम लोग आगे ढकेल सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन आपके मुताबिक कितनी आयु या अवस्था तक इसका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए? जैसे एक तो होता है कि प्यूबर्टी में कभी कभी हेयर फॉल होता है, तो ये जो हेयर फॉल है हम उसे कहते हैं कि प्यूबर्टल चेंजेस कहते हैं। कभी कभी हेयर लाइन पीछे सरकना मतलब ये बीमारी नहीं है, ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया नहीं होके जो प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस है वो है। तो ऐसी अवस्था में हम लोग सिर्फ पेशेंट को रीअश्योरेंस देते हैं कि ये जो है जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। हमें ट्राई को एक एनालिसिस करना होता है, जैसे एक डिवाइस है जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि ये प्यूबर्टल चेंजेस की वजह से होने वाले बाल झड़ना है या एक्चुअली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से बाल झड़ रहे हैं। अगर ये हमें पता चलता है तो हम लोग क्या है कि दवा तुरंत चालू कर देते पेशेंट्स को। अगर प्यूबर्टल चेंजेस है तो उसे अश्योर कर देते पेशेंट को। अच्छा, कारण समझ में आना चाहिए। जी। सही। और हमें यहाँ पर फिलहाल समझ में आ रहा है कि हमारे श्रोता कोई गीत संगीत की बात चाहते हैं। उदित नारायण जी का एक गाना सुनते हैं, डर पिक्चर का, जादू तेरी नजर सुनवा रहे हैं। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण,
की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, 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 तू है मेरी डॉक्टर साहब, जादू तेरी नजर, नजरों में अगर जादू हो तो जैसा दिखाई देता है वैसा बोलते हैं सृष्टि भी वैसी हो जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो नजर अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, ये कहा जाता है। आपके ख्याल से, एक चिकित्सक के ख्याल से, एक त्वचा रोगी को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उपचार के माध्यम से आप बताएंगे? अगर हम लोग कॉमन उपचार या फिर ये पकड़ ले कि क्योंकि स्किन डिजीज जिस तरह से उस तरह से हमें सावधानी जो भी हो परत में होती है। अगर फंगस इन्फेक्शन का उदाहरण ले तो फंगस में हम लोग कहते हैं पेशेंट्स को कि अगर फंगल इन्फेक्शन है तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखा के उसको कंफर्म कर लीजिए, और ना कि ये जो केमिस्ट से जो मिलने वाली दवाई है जिसको हम लोग OTC ओवर द काउंटर क्रीम्स कहते हैं, बहुत बार उसमें FDC या फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन के क्रीम्स होते हैं, इसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, तो ना कि फंगस को फैलाता है बल्कि उसका साइड इफेक्ट्स भी होने लगता है जो बहुत बार इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उसे हम लोग वापस ठीक नहीं कर पाते। जैसे स्ट्रेच मार्क होना, वहां की चमड़ी का जो कलर है बहुत लाइट होना, ब्लड वेसल्स दिखना, तो ये इरिवर्सिबल हो जाते हैं, इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये कहूंगा पेशेंट्स को कि आप डायरेक्ट ओवर द काउंटर क्रीम्स न ले, ओके, किसी डॉक्टर की सुझाव से ही क्रीम्स ले। ये हो गया फंगस के बारे में। अगर मुहां से है तो मुहां से, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि डाइटरी चेंजेस की वजह से अगर पेशेंट्स को लगता है मुहां से है तो उस तरह से डाइटरी चेंजेस उसे करवानी है। एलर्जी है, एक्जिमा है, क्योंकि एक्जिमा भी इस मौसम में पाया जाता है, तो एक्जिमा होता है एक तो एक बाहर के कारणों की वजह से, जैसे किसी को परफ्यूम की एलर्जी है, किसी को हेयर डाई या हेयर कलर की एलर्जी है, तो उस तरह से चीजें उसको अवॉइड करनी है। अगर अवॉइड नहीं कर पाते, जैसे हेयर डाई की एलर्जी भी हमें दिखाई देती है लेकिन पेशेंट बिकॉज ऑफ सोशल रीजन उसे अवॉइड नहीं कर पाता है, क्योंकि आजकल क्या है, सफेदी भी काफी जल्दी दिखाई देता है, प्रीमैच्योर एज ग्रेइंग भी काफी दिखाई देता है, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी हेयर कलर्स आते हैं जिसमें जो एलर्जी कॉज करने वाले जो केमिकल्स है वो नहीं होते, लाइक अमोनिया। हाँ, अमोनिया हो गया, फिर पावा करके एक कंपोनेंट आता है, PPD हम लोग जिसे कहते हैं, वो चीज उसमें नहीं होते, तो उस तरह के वो हेयर कलर यूज कर सकते हैं।
ये आपने अच्छी बात बताई। और इसमें ये भी यहाँ आप जोड़ना चाहेंगे क्या? मेरे दिमाग में आ रही बात कि कुछ बच्चों को मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो नाखून से उसको खुरेज देते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है। मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेशन हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम लोग ठीक भी कर पाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी है कि जिसको हम लोग एक्ने एक्सकोरिया कहते हैं, उससे रहने वाले जो स्कार है वो फिर हमेशा के लिए रहते हैं, स्कार ऑफ पिगमेंटेशन। और उसके इलाज के लिए फिर काफी कुछ, जैसे लेजर ट्रीटमेंट हो गया, पील्स हो गया, ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी तक जाना पड़ता है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करना पड़ता है जी, जिसमें पैसा भी ज्यादा जाता है। तो ये समझ लीजिए पिंपल्स आए तो उसे क्रीम से या डॉक्टर को दिखा के उसको कंट्रोल करे, और ना कि उसको खरोच के उसको और खराब कर दे। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। सावधानी ऐसी रखेंगे तो त्वचा रोगों से बचे भी रहेंगे। और अब हम चाहेंगे कि कार्यक्रम जो हमारा समापन की ओर है, आपकी पसंद का एक और गीत यहाँ पर बनता है। ओके, तो नए जमाने का गाना अरिजीत का सुनते हैं हम लोग जी। राजी पिक्चर का टाइटल सॉन्ग सुनवाते हैं। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी कहाँ ले जाए दिल, जो हद है बेहद है, ओ लगन में जान जाए वही तो सरहद है, लगन में जान जाए वही तो सरहद है, अधूरा आगे है मुकम्मिल माजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी है। हवाएं देख कर चलना, न मिट्टी पर कदम रखना, निशान रह जाएंगे नीचे, खुद अपनी आग में जलना, हवाएं देख कर चलना, न मिट्टी पर कदम रखना, निशान रह जाएंगे नीचे, खुद अपनी आग में जलना, लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है। डॉक्टर साहब, गीत वाकई बहुत अच्छा सुनवा दिया आपने। और चलते चलते कार्यक्रम के अंत में हमारे सुनने वालों को आज के विषय के संबंध में क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि त्वचा रोग जो है वो कोई ऐसा, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि ये इन्फेक्टिव या इन्फेक्शियस कंडीशंस है, या फिर बहुत सारे लोग ना उसे
टच करना नहीं चाहते। तो काफी हद तक ये अगर आप आसानी से उसका इलाज कर ले तो इजीली ट्रीटेबल कंडीशन है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और हाइजीन मेंटेन करें तो बीमारी काफी हद तक आ भी नहीं सकती। बहुत अच्छी बात बताई आपने। कठिनतम प्रश्नों के आसान से शब्दों में आपने जवाब दिए। उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित हुए होंगे। तो त्वचा संबंधी रोग विषय पर डॉक्टर साहब आपकी इस बातचीत और चर्चा के लिए विविध भारती की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यजीत कंगले से। बातचीत का विषय था त्वचा संबंधी रोग। आज के कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी प्रदीप शिंदे और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार। सेहतनामा।